बस बस हो गया। वेट, चलो हो गया है ना। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके, एक मिनट में स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो आज के क्लास में हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे ब्लड बैंक के बारे में और चीजों को समझते हुए चलेंगे क्या क्या चीज होते हैं। ठीक। अब जब मैं इसकी बात कर लेता हूं तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो कि भाई ब्लड बैंक को, जैसे आपको एक सवाल पूछा गया था ना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। एक सवाल आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अभी वैक्सीन के बारे में पूछा था कि वैक्सीन को जो है रेगुलेशन या फिर अप्रूव कौन करता है, ऐसा कुछ सवाल आया था इसमें। पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ब्लड बैंक में क्या? ब्लड। ठीक बात है। अब ये ब्लड जो है, एक इंसान से, एक हेल्दी पर्सन से ब्लड को निकाल करके, और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा जो पेशेंट जिसको जरूरत है ना, उस पेशेंट को जो है ये ब्लड हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो हमारा ब्लड बैंक में मेन इंपॉर्टेंट काम यही होता है। करेक्ट बात है। तो ये जो ब्लड है, अब आपका ये ब्लड ब्लड नहीं रहा, इस ब्लड को जो है हम बोलते हैं क्या? ड्रग। क्या बोलते हैं? ड्रग्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक। अब ये क्या हो गया हमारा? ड्रग्स। ड्रग्स में क्यों आ गया ये? क्योंकि किसी पेशेंट के अंदर हम इसको एंटर करा रहे हैं एज ए ड्रग के फॉर्म में। ड्रग क्यों बोल रहे हैं कि भाई कोई भी आपका मेडिसिन है या ड्रग है, वो काम क्या करता है? किसी भी पेशेंट को हेल्दी प्रोवाइड करता है ना, या बेनिफिट उससे होता है कि भाई अगर इसको कोई डिसीज है, एनीमिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा। वही चीज है। तो ये ब्लड जो है अब हमारा ड्रग की तरह यहाँ पर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब मैं इसको ड्रग की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो स्वाभाविक बात है, अब ये हमारा जो ब्लड बैंक का ब्रांच है ना, ये अब बाकी ब्रांच की तरह नहीं रहा। जैसे कि हमारा लेबोरेटरी है, पैथोलॉजी लैब में अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी लैब होता है, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी है ना, उसकी तरह नहीं रहा। क्लियर बात है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, पहली चीज कि ये हमारा किस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। अब ये हमारा जब ड्रग में आ गया, तो अब ब्लड बैंक को रेगुलेट और नेशनली जो है लोकली ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है, एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, जो मैं पहले वेबसाइट में आपको शुरुआत में क्लास लिया था, गाइडलाइन की क्लास में मैंने डिटेल में आपको समझाया था, है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री में कौन कौन से ब्रांचेस हैं, कैसे वो काम कर रहे होते हैं। तो उसी का जो ये ब्रांच है हमारा, कौन सा है? CDSCO। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ह्यूमन ब्लड ट्रीटेड एज ए ड्रग, अब हम इसको ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आ गया ये। अब ये जो हमारा ब्लड है, ह्यूमन का ब्लड, ये ब्लड हमारा किसके अंदर आ गया? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आ गया। कई बार ये ऑप्शन में सवाल पूछा जाता है कि हमारा ह्यूमन ब्लड जो है किसके अंतर्गत आता है, या किसकी तरह हम ट्रीट करते हैं, कौन से एक्ट में आता है। तब आप बता दीजिएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आ जाता है। इस वजह से ऑपरेशनल आर स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय, है ना। अब ये क्योंकि ड्रग और कॉस्मेटिक में आने के कारण, ये जब हम लाइसेंस इशू कराते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर को, जैसे भोपाल में उसका ऑफिस है ना, MP की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर मैं अभी हूँ, तो वहां पर हम आवेदन देते हैं, वहां से हमारा जो है ड्रग इंस्पेक्टर आता है और ब्लड बैंक का पूरा देखता है, इसका पूरा हम लोग नक्शा बना करके भेजते हैं, कहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। आता है, चेकलिस्ट देखता है, सारी सुविधाएं देखता है, उसके बाद अपना ऑथराइज सिग्नेचर करके और बोलता है हाँ भाई सब ठीक ठाक है, आप इसको लाइसेंस दे सकते हो, है ना। और वो लाइफ टाइम नहीं होता, बीच बीच में उस लाइसेंस को रिन्यू भी अपने को कराना पड़ता है ब्लड बैंक का। आप लोग जो काम कर रहे होंगे शायद आपको पता होगा, या डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया होगा तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे ही सवाल आप लोगों से पूछते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है। तो हम जो लाइसेंस अप्रूव करवाते हैं, जैसे हम ब्लड स्टोरेज में काम कर रहे थे, तो यहाँ से हम लाइसेंस को लेते हैं या अप्रूव कराते हैं, जिसको FDA बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट है जो हमारा स्टेट लेवल पे काम करता है। जब आप सेंट्रल लेवल पे बात करोगे तो सबसे ऊपर कौन है? हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, फैमिली वेलफेयर है, उसका ब्रांच कौन सा है? CDSCO, है ना। तो रेगुलेशन जो है इसके द्वारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड को हमने मान लिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर मान लिया है, तब जाकर के ये भाई साहब हमारा कंट्रोल ले लेता है ब्लड बैंक का। और जब हम स्टेट लेवल पे जाते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, यहाँ से हमें जो है लाइसेंस को अप्रूवल मिल रहा होता है। अब हम रेगुलेटरी की अगर हम बात करें ओवरऑल, अभी और है ना। तो सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने बोला था कि गाइडलाइन की जब क्लास लिया था, तो फर्स्ट क्लास में ही मैंने बोला था कि हेल्थ मिनिस्ट्री का मैंने PDF भी शॉर्ट में बना करके ई बुक में डाल दिया है।
आप लोगों के लिए आसान होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, राइट। तो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये ड्रग कंट्रोल है ना, इसका ये काम करता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलर जनरल, ये ज्यादा डिटेल में आप मत जाइएगा, केवल इसके बारे में इतना याद रखिए, ये रेगुलेशन का काम करता है। अगला एफडीए जो होता है, ये स्टेट लेवल पे काम करता है, कंट्रोल करता है ना ड्रग को एंड अथॉरिटीज को। तो ये और भी क्या काम करते हैं, जो आपके मेडिकल शॉप है ना, तो मेडिकल शॉप में भी ये जाकर के उनको भी लाइसेंस देते हैं। अगर किसी को मेडिकल शॉप खोलना है तो उसके पास पर्याप्त डिग्री है, नहीं है, लाइसेंस है, तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं का काम होता है। तो हमारा ब्लड भी ड्रग में आ गया, तो कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्लड हमारे ड्रग में आता है, ड्रग कॉस्मेटिक रूल में आता है, नहीं पता होता है। अब अगला नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ये देखो यार फुल फॉर्म वगैरह मैं शॉर्ट फॉर्म सारे एब्रीविएशन डाल दिया है, तो आप पढ़ लेना, बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो पूछना भी मत। स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, एसबीटीसी इसको बोलते हैं, एक्ट एज ए टेक्निकल बॉडी प्रोवाइडिंग गाइडलाइन, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड एंड कोऑर्डिनेशन सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस के लिए। ये आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, समझ में आ रहा है। ऐसी क्लासेस में आपको कोई नहीं बताएगा, ब्लड बैंक स्टार्ट हो जाता है, हिस्ट्री है ना, ब्लड ग्रुप किसने बनाया, लेंडस्टीनर ने खोज किया, आईबी ब्लड ग्रुप का, आरएच का, है ना, तो ये सारी चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर देते, लेकिन बेसिक नॉलेज किसी बच्चे को नहीं होता हमारी फील्ड में, या जानना नहीं चाहता, या टीचर नहीं पढ़ाते, कोई भी चीज हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या है पता होना चाहिए। अब हम क्या है इन सिस्टम के अंदर खुद घुसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें पता है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन हम सारी चीजें समझाते चलेंगे। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई ये नेको बीच में घुसा क्यों, है ना, हमारा तो ड्रग आ गया, लेकिन ब्लड बैंक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है। पहली चीज हमने उसको बोल दिया ड्रग, ठीक है भाई ड्रग मान लिया, अब वो ड्रग लेकिन इतना हार्मफुल हो सकता है अगर उस ड्रग में कोई डिसीज शामिल हो गया, जैसे कि HIV, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, HBsAg, जितने भी ये वायरल मार्कर हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्या, वायरल, है ना। अब ये जो वायरल मार्कर हम लोग यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं वायरल डिसीज का, ये इंपॉर्टेंट HCV है, समझ में आ रहा है, सारी चीज नहीं लिख रहा हूं मैं। तो अब ये नेको को बीच में आना क्यों पड़ रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंतर्गत आ रहा है, फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये भी काम कर रहा है, लेकिन इसका काम क्या होता है, मैनेज ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल एंड पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज एंड सपोर्ट जो है प्रोवाइड कौन करता है, ये नेको करता है। तो आपको 3 अलग अलग चीज याद रखना है, मेरे ख्याल से 4 है यहाँ पे। देखो सबसे पहला जो रेगुलेशन का काम है, स्टैंडर्ड है ना, वो CDSCO के अंतर्गत आता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, क्योंकि हमने ब्लड को क्या माना है, ड्रग माना है। अब ये ड्रग वाला काम तो चलो भाई ये इसने देख लिया है ना, स्टेट लेवल पे जाओगे तो FDA जो है इसको क्या प्रोवाइड करेगा, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, FDA भी इसके अंतर्गत इसी का ब्रांच है, क्लियर बात है। आगे जब मैं जाता हूं कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ये काम क्या करता है, एक्ट एज ए टेक्निकल बॉडी है ये, और प्रोवाइड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल बॉडी है, गाइडलाइन आपको बताएगा कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, स्टैंडर्ड बताएगा, कोऑर्डिनेशन करेगा सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस के लिए, है ना, तो ये इसका काम हो गया। अगला काम जो हमारा नेको का होता है, ये नेको जो है क्या करता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का ही बॉडी है, ये जो है इंपॉर्टेंट इसका काम होता है कि मैनेज करता है ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम को, सेफ्टी यही चीज है जो कि डिसीज से रिलेटेड, कि भाई ट्रांसफ्यूजन के समय ये बीमारी ट्रांसफ्यूज ना हो, उस चीज के लिए ये गाइडलाइन निकालता है कि भाई किस तरीके से हमें स्क्रीनिंग करना है ब्लड का, सारे टेस्ट परफॉर्म कर लेना, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूजन पे जाना है, तो ये सारा काम इसका होता है। तो इतनी चीजें जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, इतनी चीजें हमारा इसमें शामिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप लोगों के लिए PPT बना के लाया, ये आपको मिलेगा भी। तो अगर मैं इसके पिलर की बात करूं, है ना, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दोनों काम कर रहे हैं इसमें। रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसमें आपका CDSCO है, नेको है, NBTC है ना, सबके बारे में मैंने बता दिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसमें लागू होता है, 1940 में जो है ये चीज लागू किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसमें लगता है, तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। ब्लड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धारा कौन सी लगती है, कभी अगर पूछे, फाउंडेशन ह्यूमन ब्लड लीगली क्लासिफाइड एज ए ड्रग अंडर सेक्शन 3B के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ड्यू टू द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको इस सेक्शन में लाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा ब्लड बैंक इतना आसान है नहीं, तो इसलिए आप इन चीजों को समझते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं, ये तो बेसिक जानकारी था जो मैंने आपको बता दिया।
कब कब हुआ है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ईयर 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ था, जिसमें ब्लड को ड्रग की तरह माना गया था। ठीक बात है। अगला ये जो है स्टेट और ड्रग अथॉरिटीज लाइसेंस और सुरक्षा गुणवत्ता के लिए काम करता है, ये एग्जाम में सवाल पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था 1986 में, जिसके अंतर्गत क्या होता है 6 राइट हैं, ये आप पता लगा लीजिएगा। यही चीजें आपसे एथिक्स में पूछे जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता है क्या क्या चीजें। 6 राइट क्या मिलता है, सेफ्टी का, इंफॉर्मेशन का, चॉइस का, हियरिंग का, है ना, रिडेसल का, एजुकेशन का, ब्लड बैंकिंग कवर्ड, सारे रहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है सुरक्षा, सूचना, विकल्प, सुनवाई, निवारण और शिक्षा। ये सारी की सारी चीजें जो है 6 राइट देते हैं किसको, कंज्यूमर को, ये ब्लड बैंक में। ये कानून के द्वारा प्रोवाइडेड है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेंगे आपसे। ठीक है, कौन कौन से 6 राइट हैं तो ये आप बता दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो है डायरेक्टिव इसमें आया था 3 नवंबर 1995 में, डोनर रेसिपिएंट में भी क्लेम डैमेज फॉर डेफिशिएंट सर्विस। ठीक है, दाता और प्राप्तकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए हकदार होते हैं। एनबीटीसी नेको कब एंटर किया इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें सन दिया नहीं गया था। नेशनल स्टेट काउंसिल पॉलिसी सेफ्टी और वॉलंटरी डोनेशन के लिए ये गाइडलाइन बनाता है। लाइसेंस रूल, ओनली लाइसेंस गवर्नमेंट ब्लड बैंक और रेड क्रॉस को जो है दिया जाता है, और रीजनल ट्रांसफ्यूजन अगर कोई सेंटर है तब वहां पर जो है इसको लाइसेंस दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत हिस्ट्री है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं। ब्लड बैंक इंडिया में जो है रेगुलेटरी टाइमलाइन क्या है इसका, 1932-1942 में श्री उपेंद्र नाथ, है ना, ये आप याद रख लीजिएगा इंडिया के लिए। अभी हम पूरे वर्ल्ड वाइड पे बात करेंगे हिस्ट्री पे। फर्स्ट ब्लड बैंक जो है इंडिया में कोलकाता में ये रखा गया था। 1940 में ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन आया था वो मैंने बता दिया, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल ब्लड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 2002 में। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्शन प्लान बनाया था, ब्लड सेफ्टी अडॉप्ट किया था। ऑनगोइंग है एनबीटीसी और नेको, है ना, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो ये ऑनगोइंग है और रनिंग में है, तो नाट टेस्ट 2000, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नाट टेस्टिंग के लिए इन्होंने गाइडलाइन बनाया था कि भाई हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, कार्ड से करते हैं। अब कार्ड में जो है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन टाइम ज्यादा होता है, अगर पॉजिटिव है भी मरीज तो उसमें पकड़ में नहीं आता है। तो इसको हटा करके अभी नया गाइडलाइन बनाया कि हर डोनर का जो सैंपल हम लेंगे उसका नाट टेस्ट के लिए भेजेंगे। नाट की जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी जाकर के हम ट्रांसफ्यूजन की ओर जाएंगे। एमपी में अभी किसी थैलेसीमिया के बच्चे को जो है HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था, है ना। तो ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल, हाँ 1942 की हम बात करेंगे जैसे, है ना, फर्स्ट सेंट्रल बैंक उसी के बारे में, उपेंद्रनाथ कोलकाता में जो है बनाया गया था, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया, 2002 में अडॉप्ट किया गया था। तो ये पूरा मैंने मैप बना करके दिया है। अब जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पूरे हिस्ट्री को समझेंगे, है ना। फर्स्ट FDA जो है अप्रूव हुआ था 1985 में। एग्जाम में कभी पूछेंगे नहीं, केवल नाम आप याद रख लेना। इसके अंतर्गत जो है एलाइजा टेस्ट एंड डिटेक्ट HIV एंटीबॉडीज, ये सारी टेस्ट जो है लगाना कंपलसरी किया गया था 1999 में। ये नाट टेस्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, वायरल अनुवांशिक सामग्री का पता लगाने के लिए समय को काफी कम कर देता है। तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या है, HIV, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस है, मलेरिया है, ये सारे डिसीज हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इनके लिए जो है इन्होंने काम किया था। तो ये मैंडेटरी स्क्रीनिंग है जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया था कि ये टेस्ट हमें परफॉर्म करने ही करने हैं, ये अगर नहीं होगा तो आप ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। क्लियर है, आगे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ब्लड बैंक इंट्रोडक्शन देख लो, कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड बैंक एक ऐसी विशेष प्रयोगशाला है, स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी है, जहां ब्लड और रक्त घटकों को, ब्लड कंपोनेंट्स को सुरक्षित रूप से संग्रह किया जाता है। क्योंकि बैंक है, जैसे पैसों के लिए बैंक होता है वैसे इसके लिए, है ना, जहां पर संग्रह करोगे, प्रोसेस करोगे, टेस्ट लगाओगे, स्टोर करोगे, आवश्यकता उपलब्ध किया जाता है और उसको इश्यू भी कर सकते हो। रक्त देने वाले डोनर और रक्त प्राप्त करने वाले रेसिपेंट के बीच में एक सेफ और सटीक पुल का निर्माण जो है हमारे ब्लड बैंक के द्वारा किया जाता है। तो दोनों चीजें होता है, एक तो डोनर आता है, ब्लड देता भी है, और आप टेस्ट लगा के किसी पेशेंट को ब्लड इशू करोगे, है ना। एक तरफ से ब्लड देने वाला आया, आपने ब्लड लिया, है ना, और दूसरी तरफ से आपने उसका टेस्ट लगा के मरीज को ब्लड इशू कर दिए, है ना। तो दोनों काम जो है एक साथ ब्लड बैंक में हो रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उद्देश्य क्या है इसका,
ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑप्शन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। सेफ ब्लड प्रदान करना है ना, ब्लड बैंक का इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, डोनर से रक्त लेना और उसका प्रॉपर टेस्टिंग करना, ब्लड को कंपोनेंट से अलग करना, जैसे कि आरबीसी हो गए, पैक्ड आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, बाकी चीजें भी हैं, हम समय के साथ साथ सारी चीजें पढ़ेंगे। रोगी को उचित कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करना है ना, उसकी क्लिनिकल नीड क्या है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को भी रोकना है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कि ब्लड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट करके आएगा। तो जो है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप आंसर बता पाओगे कि कौन सा नहीं है। क्लियर बात है? तो मैं बताते चल रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं ब्लड बैंक में, आपको आंसर कैसे करना है, आपको समझना कैसे है, सवाल कहाँ से कैसे पूछते हैं, यही सवाल जो है और यही ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को रोकना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना भी अपने को जरूरी होता है। रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अभी के केस में जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अभी की स्टोरी में बताता हूँ। एमपी में लैब टेक्नीशियन जो होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि लैब टेक्नीशियन ही इस ड्रग को जो है ये बताता है कि भाई ये ड्रग जो है, जो डोनर ने दिया है, ये ड्रग या ब्लड जो है हम किसी पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अगर लैब टेक्नीशियन ने यहाँ गड़बड़ किया, इस ड्रग को सही तरीके से नहीं जांचा कि इसमें कोई बीमारी है नहीं है, दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अगर सही से नहीं किया तो पेशेंट को जान का खतरा है, सीधा सीधा, है ना। अभी इस केस में क्या हुआ था, ये सारी चीजें होती है, तो इन सब बातों को ब्लड बैंक में बहुत ध्यान देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इतिहास अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य जो साइंटिस्ट हैं वो आप देख लीजिए। जैसे 1616 में जो है विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। 1818 में जेम्स ब्लेंडेल ने पहली बार जो है मनुष्य में सक्सेसफुली ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया था। 1900 में आपका कार्ल लैंडस्टीनर है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्लड ग्रुप सिस्टम को बताया था इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। भारत में पहला आधुनिक ब्लड बैंक मैंने आपको बताया है ना, कोलकाता में स्थापित हुआ था 1942 में। इसके बारे में मैंने आपको अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ये है ठीक, कोलकाता में, किसके द्वारा, श्री उपेंद्र नाथ। ठीक, तो ये आप याद रख लीजिए, चेयरमैन था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, ब्रह्मचारी, तो इसको आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको कई बार एग्जाम में ये हिस्ट्री अगर पूछे तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अब जो है ब्लड बैंक की प्रमुख कौन कौन से काम है, तो पहला जो फंक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी जो लाइनें लिखी है ये आपको जब बुक हमारा प्रिंट होगा उसमें आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। डोनर का सिलेक्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि डोनर को सेलेक्ट करना है ना, स्वास्थ्य और इन्फेक्शन फ्री डोनर का चयन हमें करना है। ब्लड को कलेक्ट करना, एसेप्टिक तरीके से ब्लड को विड्रॉ करना है, ये पहला प्रायोरिटी हो गया। टेस्टिंग करना है, ब्लड ग्रुपिंग, टीटीआई स्क्रीनिंग, एंटीबॉडी डिटेक्शन, ये सब करना है। कंपोनेंट का प्रिपरेशन है, तो ये ब्लड बैंक के अंदर की बात है, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, अगर किसी को कंपोनेंट्स चाहिए है तो कंपोनेंट्स की मशीनें भी होती है, उसमें अपने को कंपोनेंट्स तैयार कर देना है। उसके बाद उनको स्टोरेज भी करना है, टेम्परेचर में, एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो भी अपने को मेंशन करना रहता है। अब तो इसके लिए सॉफ्टवेयर है ई रक्तकोश, कितने लोगों ने नाम सुना है, क्या है ई रक्तकोश, है ना। तो ई रक्तकोश जो है ऑनलाइन सारी चीजें एंट्री होती है किसी भी ब्लड बैंक का, उसमें आईडी पासवर्ड बन रहा होता है। तो हमारे ब्लड बैंक में जितने भी ब्लड हैं जिस जिस ग्रुप का, कब उसका एक्सपायरी डेट होने वाला है, वो ई रक्तकोश में सारा एंट्री करना रहता है। समझ में आ रहा है? तो वो हम देख लेते हैं, और एक्सपायरी होने वाले हैं तो सारे यूनिट हमें पता चलते रहते हैं, सारा चीज शो हो रहा होता है, तो पूरा डाटा हमारे पास रहता है। जो चढ़ा दिया उसको हटा दो, है ना। तो ये सारी चीजें अब इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जो है मिल रहा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं आपको देते चल रहा हूँ। स्टोरेज, क्रॉस मैचिंग और कंपेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। तो ये ब्लड बैंक के काम है, फंक्शन है। इशू एंड ट्रांसफ्यूजन, तो ये हमारा पूरा ब्लड बैंक का हिस्सा है जो एज ए लैब टेक्नीशियन अपने को करना है। ये कौन करता है, एज ए लैब टेक्नीशियन हमको ये सारी चीजें जो है करना रहता है। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत योगदान आपके पैथोलॉजिस्ट का भी होता है, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी होता है। वैसे कायदे से क्या होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए साथ में।